हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मेरी आपसे मनोकामना है। आज हम 10th क्लास की जो साइंस की जो चैप्टर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका आपका ये है जो लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद में हम जो चौथा पार्ट है आपका, ये 4th पार्ट है। इसमें हम धातुओं का परिष्कर्षण, इसके पहले भी हमने देखा था कि जो उच्च विक्रियशील धातु होती है, हमने उनका किस प्रकार से परिष्करण किया जाता है, धातुओं किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो उच्च परिष्करण में हमने देखा था कि उसमें क्या होती है, धातु गलित अवस्था में हमें प्राप्त होती है, जिन्हें हम विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा क्या किया जाता है, हम उन्हें धातुओं को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। देन इसके बाद में हमने मध्यम में देखा था। तो मध्यम में हम क्या करते हैं कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं और जो कार्बोनेट, जो हमें धातु कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम सल्फाइड अयस्क को तो वर्जन विधि के द्वारा, और तथा जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको हम निस्तापन अभिक्रिया के द्वारा हम उन्हें धातु ऑक्साइड के रूप में हम प्राप्त करते हैं। और धातु ऑक्साइड का जब हम अपचयन करवाते हैं तो उससे हमें धातु प्राप्त हो जाती है, धातु का शोधन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमने जो निम्न अभिक्रियाशील धातु में देखा था कि निम्न अभिक्रियाशील धातु में क्या होती है, सल्फाइड अयस्क होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, वर्जन विधि के द्वारा हमें उनका क्या करते हैं, उनके देन उसके बाद में हम उन्हें अपचयन के माध्यम से उसे धातु के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी क्रम में हम धातु के परिष्करण का ही एक और टॉपिक बचता है। इसमें देखते हैं कि क्या करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए। अपद्रव्य यहाँ पर क्या होती है, एक तरह से गंदगी मान लो आप। तो जो जल में जिस प्रकार से मिट्टी कण आ जाते हैं या फिर पंख आ जाते हैं, पंख हमारे जैसे कीचड़ के, जो एक तरह से हम कह सकते हैं, तो क्या हो जाती है, उनको हम अलग करने के लिए जो उसे हम क्या कहते हैं, अपद्रव्य कहते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे अधिक जो उपयोगी विधि है वो क्या है, हमारी विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। इसको समझेंगे तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में क्या होता है, सबसे पहले एक हम टैंक लेते हैं। टैंक में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो CuSO4 जो क्या होता है, ये एसिडिक माध्यम होता है इसका, अम्लीय CuSO4 जो कॉपर सल्फेट का, हम क्या करते हैं इसमें विलयन लेते हैं। इसको हम एक बर्तन में डालते हैं। देन इसके बाद में 2 एनोड लेते हैं, जो कि एक कैथोड एनोड होता है, जबकि एक एनोड होता है। कैथोड और एनोड होता है जो प्लस चार्ज होता है उसे हम एनोड, और जो माइनस चार्ज होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, एक स्विच के द्वारा हम एक बैटरी से इसे जोड़ दिया जाता है। देन इसके बाद में क्या करते हैं, इसमें जो कॉपर सल्फेट का विलयन डाल के इसमें क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होते हैं, जो कॉपर सल्फेट के जो कॉपर होता है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, जो हमने इसमें जो एनोड और कैथोड लगाए तो एक दूसरे की ओर कॉपर के क्या करते हैं, जो ये आयन होते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर गमन करते हैं। गमन के अनुसार ये क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी में जो इसमें जो अशुद्धियां होती है, जिसे हम अपद्रव्य या एनोड पंख में ये एक साइड में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो इसमें जो एनोड होता है, ये क्या होता है, अशुद्ध तावा होता है। हमारा जो कैथोड होता है, ये क्या होता है, प्योर तावा होता है, ये शुद्ध तावा होता है। तो इससे क्या होता है, जो अशुद्ध तावे से तो हमारा जो शुद्ध तावे की ओर क्या करता है, कॉपर होता है, वो गमन करता है, जबकि जो शुद्ध तावा होता है वो अशुद्ध तावे की ओर कॉपर के आयन गमन करते हैं। तो आप में ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इसमें ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें जो विलयन होता है, इसमें क्या होता है, हमारा कॉपर सल्फेट और प्लस में तनु जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये सूक्ष्म मात्रा में होता है। तो इसमें हम प्लस में क्या होता है, इसमें H2SO4 भी होता है, जो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में ये होने के कारण ये क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तो क्या होता है, जब हम विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या करते हैं, जब हम एनोड पर क्या हो जाता है, जो अशुद्ध धातु होती है वो विद्युत अपघटन में क्या हो जाती है, सबसे पहले तो घुल जाती है।
देन इसके बाद में उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य कैथोड पर क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। इसके बाद में जो क्या होता है, जो निक्षेपित होने के बाद में जो एवले जो घुलता नहीं है उसे हम एवले कहते हैं। तो जो एवले अशुद्धि होती है जो एनोड तली में क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। तो एनोड तली में ये जो निक्षेपित हो रही है ये जमा हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एवले अशुद्धि होती है। ये मतलब अनसोल्यूबल, अनसोल्यूबल क्या होती है, अशुद्धि होती है जो कि एक तरफ क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या हो जाता है, शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है या धातु हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो देखते हैं जिसमें टॉपिक वो है आपका संचारण। संचारण में क्या होता है आपका, क्योंकि आपको जो लिखने में इसे उतारने में कोई परेशानी नहीं। इसके बाद में हम देखते हैं संचारण। तो संचारण क्या होती है, जो धातु होती है क्या करती है, अपने आसपास क्या होती है, जैसे अम्ल या एसिडिक मीडियम या फिर आर्द्रता होती है, नमी होती है, एवं वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, ये संचारित होने लग जाती है। तो हम संचारण कह सकते हैं कि धातु अपने आसपास में क्या करती है, ये अम्ल या आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, ये संचारित होने लग जाती है। इसमें देखते हैं जैसे सिल्वर। सल्फर क्या होता है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ में क्या करता है, ये अभिक्रिया करता है। देन इसके बाद में क्या करता है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, जो वस्तु है वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। तो सिल्वर क्या होता है, एक सफेद धातु होती है जो क्या होती है, ये वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, सल्फर के साथ में क्या करती है, ये अभिक्रिया कर लेती है। देन इसके बाद में ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण जो वस्तु होती है, जो सिल्वर होती है, वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। तो इसका जो कलर हो जाता है, इसके संपर्क में आने पर ये क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें कॉपर। तो कॉपर पे क्या हो जाती है, जब ये कॉपर क्या होता है, जब कॉपर भी क्या होता है, जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, ये इस पर एक हरे रंग की क्या हो जाती है, परत, जो कि क्या होता है, जो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो ये क्या करता है, जब कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो कॉपर, ये कॉपर होता है जो कि आर्द्र ये कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ जाती है। तो ये क्या करती है, कॉपर कार्बोनेट का ये निर्माण करती है, जिसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा रंग हो जाता है। तो ये क्या करती है, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में जब ये उपस्थिति में आ जाती है, तो ये इससे जो निर्माण होता है वो क्या हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है, जो इसका जो कलर का रंग कैसे हो जाता है, हरा रंग, हरे रंग की ये परत होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें लोहा आर्द्र वायु के, जो लोहा होता है वह वायु में लोहे पर क्या हो जाती है, भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है। तो ये लोहा होता है, ये वायु के संपर्क में आ जाने पर ये क्या हो जाता है, इसमें जो जंग लगता है, जो जंग लगता है ये कैसा हो जाता है, भूरे रंग का होता है। तो इस पर क्या हो जाती है, भूरे रंग के पदार्थ की हो जाती है, परत चढ़ जाती है। तो इसको हम भूरे रंग की परत चढ़ जाने को हम जब इसको नेचर डे के लिए क्या क्या करते हैं, तो संचारण से, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें संचारण से सुरक्षा। तो संचारण से सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो लोहे को हम जंग से बचाने के लिए किस प्रकार से, तो लोहे से जंग को बचाने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग यह बचाया जा सकता है। तो हम लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए तो सबसे पहले है इसमें पेंट करके, तो हम लोहे को पेंट करके भी इसको हम संचारण से सुरक्षा कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम इस पर ऑयल
तेल लगा के भी इस पे क्या करते हैं, इसी प्रकार ग्रीस का उपयोग करके भी। और यसद लेपन अभिक्रिया में क्या होता है, इस पे जो लोहे पर एक जिंक जस्ते की क्या करती है, परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसे हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। इसी प्रकार हम इस पर क्रोमियम लेपन के द्वारा भी इसका हम, या फिर एनोडीकरण में क्या होता है, एनोड की तरफ इसका जो जंग होता है वो इस प्रकार से ये एनोड पंख के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाता है। या फिर हम इसे मिश्र धातु के साथ मिलाकर भी या बनाकर भी क्या करते हैं, हम संचारण से इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम संचारण से हमने सुरक्षा से देखा कि पेंट करके हम सुरक्षा कर सकते हैं इनकी, और तेल लगाकर भी इसकी, या फिर ग्रीस करके हम इनके सुरक्षा कर सकते हैं, मतलब जो जंग नहीं लगे। यसद लेपन विधि के द्वारा भी हम, और क्रोमियम लेपन के द्वारा, और एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर भी हम संचारण से सुरक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें यसद लेपन विधि क्या होती है। तो यसद लेपन विधि क्या होती है, लोह या एवं इस्पात होता है, इसको हम जंग से सुरक्षित रखने के लिए। तो जंग से सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, उन पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की क्या करती है, पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, यसद लेपन प्रक्रम या फिर यसद लेपन कहा जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट, जो आपका लास्ट टॉपिक है, इसमें लास्ट है वो है मिश्र धातु। तो मिक्स जो मेटल्स होती है वो क्या कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, मिश्र धातु को हम दो या दो से अधिक धातु, तो मिश्र धातु में क्या करते हैं, या तो दो या दो से अधिक धातु लेते हैं, या फिर धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। या तो फिर दो या दो से अधिक क्या लेंगे, धातु धातु, या फिर दो या दो से क्या लेंगे, अधिक धातु और अधातु का हम समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे, इसमें मिश्र धातु। तो इसमें लोहे सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ में हम जब लोहा मिलाते हैं तो क्या करते हैं, लोहे को हम क्या होता है, सूक्ष्म मात्रा में जो कार्बन के साथ में इसके मिश्रण के साथ में हम लोहे को क्या करते हैं, ये कठोर और प्रबल बना देता है। तो हम लोहे के साथ में जब लोहे का जो सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के साथ में जब हम मिलाते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, कठोरता, और जो प्रबल हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं इसमें मिश्र धातु कौन कौन सी है। तो हमारा जैसे इस्पात, स्टील, इसमें क्या होता है, लोहा होता है और निकिल होता है और क्रोमियम इसमें मिला होता है। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे दो या दो से अधिक धातु या धातु। तो इसी प्रकार तो पीतल में क्या क्या होता है, तो कॉपर और जिंक होता है पीतल में। तो पीतल में क्या होती है, जिंक और कॉपर दो धातु होती है, जिंक और कॉपर। इसी प्रकार कांस्य का होता है कॉपर, प्लस में क्या होता है टिन। ये दोनों से मिलकर क्या होता है, कांस्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार सोल्डर, इसमें क्या होता है, लेड होता है, लेड यानी सीसा, प्लस में क्या होता है टिन। इन दोनों से मिलकर क्या होता है, सोल्डर का निर्माण होता है। सोल्डर जिसे हम गांगा या फिर क्या कहते हैं, इसको टांके लगाने में हम इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार हम अम्लगम देखते हैं। तो अम्लगम में क्या होता है, मरकरी होती है, जिसे हम पारद, या फिर इसमें क्या होते हैं और अन्य तत्व इसमें मिले होते हैं। तो हम समझ चुके होंगे कि मिश्र धातु को क्या किस प्रकार से बनी होती है। तो मिश्र धातु में क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु या फिर धातु या और अधातु से मिलकर क्या होती है, इनके जो समांगी मिश्रण से मिलकर क्या होता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद में हम एक बार रिवाइज कर देते हैं आपको, जिससे आपके और कैलकुलेशन हो जो आपके वो संतुष्ट हो जाए। तो आप सर्टिफाई होने के लिए हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम धातुओं का परिष्करण में देखते हैं कि धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक जो उपयोगी विधि है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो जैसे आपसे धातुओं का जैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे धातुओं का परिष्करण में सबसे जो उपयोगी विधि कौन सी है, तो इसमें जो उपयोगी विधि है वो कौन सी है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। इसमें आपको ये चित्र बनाना है। देन इसके बाद में ये लिखना है कि इसमें जो विलयन होता है वो कॉपर सल्फेट, प्लस में ये क्या होता है, सूक्ष्म मात्रा में हमारा तनु H2SO4 इसमें मिला होता है। देन इसके बाद में आपको बताना है कि जब हम विद्युत उपघटन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर अशुद्ध धातु हमें विद्युत अपघटन क्या हो जाती है,
घुल जाती है और उतनी ही मात्रा में क्या होती है, शुद्ध कॉपर भी विद्युत अपघटनी के तौर पर क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। और जो एवले अशुद्धि एनोड तली में क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। तो ये क्या हो जाती है, आप द्रव्य के रूप में ये एनोड पंख के रूप में ये नीचे तली में क्या हो जाती है, जम जाती है, जिसे हम अलग कर लिया जाता है। तो ये क्या होता है, धातुओं को निष्कर्षण। तो इस प्रकार से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। देन इसके बाद में इसमें संचारण, जिसे हमने जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में भी देखा था, उसमें हमने संचारण के बारे में जाना। तो धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं नमी या फिर वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, धातु संचारित हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमने सिल्वर देखा। तो सिल्वर क्या हो जाती है, सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ में अभिक्रिया करके सल्फाइड का निर्माण करती है या बनाती है, जिसके कारण जो वस्तु होती है वो क्या हो जाती है, वस्तु काली हो जाती है। देन इसके बाद में हमने कॉपर देखा। कॉपर क्या होता है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके जो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिस पर क्या हो जाती है, जो हरे रंग की परत या हरे रंग का ये हो जाता है। ये हरे रंग का हो जाने के कारण जो हरा रंग है वो क्या होता है, एक तरह से संचारण का कार्य करता है। इसी प्रकार इसमें जो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम, लोहा। तो लोहा होता है जो वायु, जो आर्द्र वायु में क्या हो जाता है, लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की हो जाती है, परत चढ़ जाती है। तो इन्हें हम बचाने के लिए कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं या संचारण से सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इसमें पेंट करके और तेल करके या तेल लगा करके या फिर ऑयल, तेल या ऑयल एक ही है, और ग्रीस करके भी हम यशद लेपन विधि के द्वारा भी या फिर क्रोमियम लेपन के द्वारा भी हम, और एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर भी हम इन्हें संचारण से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसमें यशद लेपन देखा था कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इन पर क्या होती है, जिंक या जस्ते की हम पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसे हम यशद लेपन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में हमने मिश्र धातु देखी। तो मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातु अथवा धातु या अधातु मिलकर क्या करती है, एक सामान्य मिश्रण होते हैं, जिसे हम मिश्र धातु कहा जाता है। इसमें लोहा होता है जो सूक्ष्म मात्रा में हम कार्बन के मिश्रण के साथ में जब लोहा, तो क्या हो जाता है, कठोर और प्रबल हो जाते हैं। देन इसके बाद में हमने स्टील देखा। तो इसमें लोहा प्लस में निकल प्लस में क्या होता है, इसमें क्रोमियम, तीनों का मिश्रण होता है, जिस प्रकार से हमारा स्टील का निर्माण होता है। इसी प्रकार हमने पीतल में देखा कि कॉपर और जिंक दोनों मिश्रणों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा पीतल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम कांसा, तो इसमें कॉपर और टिन दोनों को मिलाकर हम कांसा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम सोल्डर में जैसे लेड, सीसा और टिन को हम जब इनके मिश्रण को मिलाकर सोल्डर का निर्माण करते हैं। तो अम्लगम में क्या होता है, मरकरी पारद होता है और इसमें अन्य तत्व होते हैं, तो इससे अम्लगम का निर्माण होता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट आपका जो चैप्टर चलेगा वो फोर्थ होगा। इससे पहले आपके मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको जो फोर्थ चैप्टर चाहिए, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू। जय सैनिक क्लासेज, आप ये चैनल है जय सैनिक क्लासेज 1033, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट में वीडियो अपलोड की जाए वो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप चूक नहीं सके। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को बताइए।